सुंदरनगर नाम के शहर में रमेश नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी गीता और दो बेटियां राधा और सीता के साथ रहता था। रमेश अच्छे जॉब पर था, लेकिन उसके माता पिता गांव में रहते थे। उन्हें खेती करने का बड़ा शौक था, तो वो खेती करते थे। खेती के काम खत्म हो जाने के बाद शाम के माता पिता कुछ वक्त बिताने के लिए शाम के घर आते थे। एक दिन रात के समय शाम गीता से, गीता, कल माँ और पिताजी आ रहे हैं, याद तो है ना तुम्हें? उनका अच्छे से ख्याल रखना, और हाँ, सुबह मुझे जल्दी ही उठाना ताकि माँ पिताजी को लेने के लिए मुझे देर ना हो जाए। जी, मैं उनका अच्छे से ख्याल रखूंगी। उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। आखिर हमारे लिए ही तो खेती करते हैं ना। और हाँ, आपके कहने से पहले ही मैंने मोबाइल में अलार्म लगा रखा है। अरे वाह, तू तो बड़ी होशियार हो गई है आजकल। ऐसा कहते ही गीता हंसकर बिस्तर पर लेट जाती है और अपना मोबाइल देखने लगती है। रमेश भी अपने मोबाइल पर कुछ करने लगता है। राधा और सीता दादा दादी आने की खबर सुनकर बहुत खुश है। दूसरे दिन सुबह रमेश अपने माता पिता को लेने के लिए निकल जाता है और उन्हें लेकर घर आता है। घर आकर तैयारी कर फिर ऑफिस में चला जाता है। आपको आते समय कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? आप थोड़ा आराम कर लीजिए। तब तक राधा और सीता भी उठकर तैयार हो जाएंगी। शाम के वक्त रमेश ऑफिस से घर आ जाने के बाद सब लोग मिलकर खाना खाते हैं और खाना खाते खाते कुछ बातें करते हैं। खाना हो जाने के बाद शाम अपने फोन में व्यस्त हो जाता है और गीता भी घर के काम होते ही अपने फोन में व्यस्त हो जाती है। राधा और सीता दादा दादी के साथ दिन भर खेलती है, तो वो पढ़ाई करने के लिए बैठ जाती है। दादी, आप मेरी पढ़ाई लीजिए ना, मुझे अच्छा लगेगा। हमारी पढ़ाई कोई नहीं लेता। पापा को तो ऑफिस से आने के बाद फोन से वक्त ही नहीं मिलता, और माँ वो भी काम होते ही मोबाइल लेकर बैठ जाती है। अब दादी राधा की और दादाजी सीता की पढ़ाई लेते हैं। अब हर रोज वो दोनों बच्चियों की पढ़ाई लेते हैं। वो देखते हैं कि लड़कियों का होमवर्क हर रोज इनकम्प्लीट है। अब दादाजी गीता और रमेश क्या क्या करते हैं उन पर भी ध्यान देने लगे। अब उन्हें सारी बातें समझ में आ जाती है। फोन की वजह से रमेश अपने बेटियों को वक्त नहीं दे रहा, और तो और गीता भी अपने काम खत्म कर मोबाइल लेकर बैठ जाती है। बच्चियां भी स्कूल से आते ही मोबाइल लेकर खाना खाती है। ये देख दादाजी को बहुत गुस्सा आता है। वो दादी जी से, अरे भाग्यवान, देखा तुमने, घर के सारे लोग कितने बदल गए हैं मोबाइल के कारण। अब हमें ही कुछ करना होगा। ये तो एक दूसरे को वक्त भी नहीं दे पाते मोबाइल के कारण। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। रमेश का छुट्टी का दिन था। सीता खेलते खेलते रमेश से, पापा, आपको पता है मेरे स्कूल में शारदा नाम की एक लड़की है जो सब लड़कियों को बहुत परेशान करती रहती है। सीता अपने पापा को शारदा की कुछ बातें बता रही थी, लेकिन रमेश का सीता की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं था। सीता को ये देख बुरा लगता है। तभी सीता मन ही मन, मैं ये बात माँ को बताती हूँ। ये बात बताने के लिए सीता अपने मम्मी के पास जाती है और अपनी माँ से, मम्मी, मैं पापा को शारदा के बारे में बातें बता रही थी। पापा ने कुछ भी नहीं सुना। सीता रोने लगती है। उसका रोना सुन गीता, सीता, उसमें रोने की क्या बात है? पापा कुछ कर रहे होंगे। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो माँ। आप और पापा बिल्कुल सेम हो। आप दोनों को सिर्फ मोबाइल चाहिए, मोबाइल। हम दोनों की आपको कोई जरूरत नहीं। और रोते हुए वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। तभी दादाजी और दादी सीता को रोते देख वहाँ आ जाते हैं। रमेश वही बैठा होता है। फिर भी दादाजी रमेश को जोर से आवाज लगाते हैं, रमेश, यहाँ आओ। रमेश पिताजी की गुस्से भरी आवाज सुन उनके सामने भागते हुए आ जाता है। गीता भी पिताजी की आवाज सुन अपने हाथ का मोबाइल नीचे रख देती है और जल्दी जल्दी रमेश के पास आकर उसके साथ खड़ी हो जाती है। तभी रमेश, क्या हुआ पिताजी? आप इतने नाराज और गुस्सा क्यों हैं? हमसे कोई भूल हुई है क्या? क्या भूल हुई है ये पूछ रहे हो? हम आए दिन से देख रहे हैं घर में किसका कितना ध्यान है। मेरी फूल जैसी पोतियां, इन पर भी किसी का ध्यान नहीं है। रमेश गीता की ओर गुस्से से देखता है। उसी वक्त दादाजी, गीता बहू की ओर गुस्से से मत देखो। गलती सिर्फ उसकी नहीं है, तुम्हारी भी उतनी ही गलती है जितनी बहू की है। ऑफिस से घर आने पर कभी बच्चियों से प्यार से बात की है तुमने? कभी उनकी पढ़ाई ली है? अपनी ओर देखा है? मोबाइल मोबाइल, बस मोबाइल।
इसके अलावा भी कोई आप लोगों की दुनिया है या नहीं? लेकिन पिताजी, बस एक शब्द भी मत निकालो मुंह से। रमेश और गीता चुप हो जाते हैं। दादाजी फिर से, अरे बहू, तुम तो घर पर होती हो ना, कभी देखा है बच्चों को क्या होमवर्क मिला है, उन्होंने किया है या नहीं? काम पर होते हुए कभी पूछा है, माँ पिताजी आपको किस चीज की जरूरत है या नहीं? किसी रिश्तेदार से बात की है तुमने इतने दिनों में? अरे बाकियों का छोड़ो, अपनी बेटी क्या बात कर रही है ये भी सुनने के लिए तुम दोनों को वक्त नहीं है। एक दूसरे में कितनी दूरियां आ चुकी है ये समझ नहीं आ रहा तुम्हें? अपने पिताजी की बातें सुनकर दोनों को बहुत बुरा लगता है। उस रात वो दोनों अपने पिताजी की बात पर सोच विचार करते हैं और दूसरे दिन सुबह उठते ही अपने पिताजी के कमरे में चले जाते हैं। पिताजी, हम दोनों को माफ कर दीजिए। कल रात भर हम दोनों सो नहीं पाए। आपने हमें इस बात की समझ दिला दी है कि मोबाइल का इस्तेमाल करो, लेकिन इतना नहीं कि हर कोई हमसे दूर हो जाने लगे। उस दिन से गीता और रमेश शाम के वक्त अपनी दोनों बेटियों के साथ वक्त बिताने लगे और छुट्टी के दिन वो उनकी पढ़ाई लेते थे, अपने दोस्तों से मिलते थे। बच्चियां सो जाने के बाद वो अपने मोबाइल पर कुछ न कुछ करते। अब सब खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में किसी भी चीज का इस्तेमाल अगर बहुत ज्यादा हो तो उसका असर हमारी जिंदगी पर पड़ता है, साथ ही हमारी खुशियों पर भी पड़ता है। एक समय की बात है, एक कविता नाम की औरत अपनी बेटी जया के साथ रहा करती थी। कविता के पति जया छोटी ही थी तब भी गुजर गए थे, इसीलिए कविता सिलाई बुनाई करके अपने घर का गुजारा किया करती थी। जया एक सुंदर और सुशील लड़की थी। उसे पेंटिंग करने का बहुत शौक था। वो जब भी पेंटिंग करने लगती तो उसे भूख प्यास किसी का भी ख्याल नहीं रहा करता था। ये देख उसकी माँ बहुत चिढ़ा करती थी। एक दिन जया अपना सामान लेकर एक पहाड़ी पर गई। वहाँ रुककर बहुत अच्छी पेंटिंग बना रही थी। तभी कविता उसे ढूंढते हुए वहाँ आई। जया, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि ये फालतू की पेंटिंग में अपना समय मत गवाओ। तुम सिलाई बुनाई सीख लोगी तो तुम आगे जाकर कुछ कमा सकती हो। माँ, मुझे सिलाई कढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता, मैं पेंटिंग ही करूँगी। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती है? माँ, मुझे पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे सिलाई बुनाई नहीं करनी। अगर तुम सिलाई बुनाई नहीं करोगी तो तुम्हारा आगे क्या होगा? तुम खुद का पेट कैसे पालोगी? माँ, मुझे अभी के लिए पेंटिंग करने दो। तुमसे तो बात करना ही मूर्खता है। मैं जा रही हूँ। मैं मेरा पेंटिंग खत्म हो जाने के बाद आ जाऊंगी माँ। कविता वहाँ से गुस्से में चली जाती है। उस दिन जया अपना पेंटिंग का काम पूरा करके घर चली जाती है। उसकी माँ सिलाई का काम कर रही थी। कविता जया को आवाज देती है। जया, तुम्हें मैं कुछ काम नहीं बताती, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम तुम्हारे मन का करो। माँ, मैं कल से तुम्हारे काम में हाथ बटाया करूंगी। जया अब खाना खाकर सो जाती है। अगले दिन कविता अपना काम करने जल्दी ही बैठ जाती है तो जया पेंटिंग करने के लिए निकलती है। तभी कविता उसके पास आकर बोलती है, तुम कहाँ जा रही हो जया? लगता है तुम तुम्हारा कल का कहा भूल गई हो। नहीं माँ, मैं थोड़ी ही देर में आती हूँ। कविता को जया की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है और कविता जया के पेंटिंग कलर और ब्रश को बाहर फेंक देती है और उसे कपड़े सिलाने के लिए कहती है। तभी जया, माँ, तुमने मेरे पेंटिंग का सामान क्यों फेंक दिया? ऐसा कहकर जया बहुत रोने लगी और वहाँ से दूर जाकर एक जगह बैठकर बहुत रोने लगती है। उसी रास्ते से एक आलीशान गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी में एक औरत बैठी थी। उस औरत ने जया को रोते हुए देखकर उसके पास गई और जया से, तुम रो क्यों रही हो बच्ची? आप कौन हो? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं इस शहर के सबसे अमीर आदमी की बीवी हूँ। मेरा नाम काव्या है। अब मुझे बताओ, तुम रो क्यों रही हो? काव्या जया से बात कर रही थी। तभी वहाँ कविता आई और कविता काव्या को देख, नमस्ते मैडम, आप यहाँ कैसे आई? कुछ काम था तो हमें बुला लिया होता। नमस्ते। मैं यहाँ ये लड़की रो रही थी तो इसे देखने के लिए आई। क्या हुआ है इसे? मैडम, ये मेरी बच्ची जया है। इसे मैंने कुछ कपड़े सिलाने को कहा था तो इसके हाथों में सुई चुभ गई, इसलिए यहाँ बैठकर रो रही है। तुम्हारी बेटी बहुत खूबसूरत है कविता। धन्यवाद मैडम। कविता, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी बेटी जया मेरे बंगले में आकर
उसमें से रेशम के सारे कपड़े सिला दे। अगर इसने ऐसा किया तो मैं इसकी शादी मेरे बड़े बेटे से करा दूंगी। क्या आप सच कह रही है मैडम? हम कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं कविता। जी मैडम, मैं आज ही इसे आपके बंगलों पर भेजती हूँ। जया बेशक ये काम पूरा करेगी। अब मैं चलती हूँ, तुम इसे लेकर कल आ जाना। जी मैडम। ऐसा कहकर काव्या वहाँ से चली जाती है। अगले दिन कविता जया को लेकर काव्या के बंगले पर चली जाती है। वो बंगला कम राजमहल ज़्यादा लग रहा था। वो बहुत ही बड़ा था। उस बंगले में जाकर कविता और जया सारा बंगला देखती है। बंगला बहुत ही खूबसूरत था। तब भी काव्या वहाँ आ जाती है। काव्या को देख कविता, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, आइए यह बैठिए। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मेरी बच्ची। तुम्हें तुम्हारा काम पता है ना? जी मैडम, मुझे पता है। काव्या एक नौकर को बुलाती है और जया को कपड़े सिलवाने के लिए कमरे में लेकर जाने के लिए कहती है। तभी काव्या जया से, ये सारे कपड़े तुम्हें बहुत अच्छी तरह से सिलवाने हैं। तुम्हें इसके लिए 1 महीने का समय दिया जाता है। अगर तुमने ये सारे कपड़े सिलवा दिए तो तुम मेरे बेटे की पत्नी बनोगी। ठीक है मैडम। ऐसा कहकर जया उस कमरे को देखती है। वो कमरा बहुत से कपड़ों के गट्ठों से भरा हुआ था। वो कपड़े देख जया खुद से, मैं इतने सारे कपड़े कैसे सिलवाऊं? मुझे तो ढंग से कपड़े सिलवाने भी नहीं आते। जया मन में सोच ही रही थी। सोचते सोचते वो कमरे में जाकर बैठ जाती है। अगले दिन काव्या उस कमरे में आती है तो जया ने कुछ भी काम नहीं किया हुआ था। ये देख, जया, तुमने कुछ भी कपड़े नहीं सिलवाए? मैडम, मुझे कल थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मुझसे कुछ काम नहीं हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं मेरी बच्ची। काव्या वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ बैठकर जया सोचने लगती है, मैं इतने सारे कपड़े कैसे सिलवाऊं? मुझे तो ढंग से कपड़े सिलवाने भी नहीं आते। जया एक जगह बैठकर सोचने लगती है। तभी उसके पास एक बूढ़ी दादी आती है। वो जया से, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, मगर तुम्हें मुझे अपने शादी में बुलाना होगा और अपने पति से मेरी पहचान करवा के देनी होगी। आप इसके बदले में मुझसे क्या चाहती है? मैं दिखने में बहुत बदसूरत हूँ, इसीलिए कोई भी मुझे त्योहार या शादियों में नहीं बुलाता। मेरी बदसूरती की वजह से मुझे हमेशा टाला जाता है। इसी वजह से मैं तुम्हारी मदद करूंगी और तुम मुझे तुम्हारी शाही शादी में बुलाना। ठीक है, मैं आपको मेरी शादी में जरूर बुलाऊंगी और आपको वहां मान सम्मान भी मिलेगा। ठीक है, अगर तुम मुझसे वादा करती हो तो मैं तुम्हारे ये सारे कपड़े सिलाने में मदद करूंगी। ठीक है दादी, मैं वादा करती हूँ। ये सारे कपड़े मैं 10 दिन में सिलवा दूंगी। ठीक है दादी। जया दादी को कपड़े सिलवाने में मदद करती है। उसकी मदद से बूढ़ी दादी बहुत ही अच्छी ड्रेस सिलवाती है। उसे देख जया बहुत खुश हो जाती है। अगले 10 दिनों में दादी हर रोज आकर कपड़े सिलवा दिया करती थी। एक दिन काव्या जया के कमरे में आने के लिए निकलती है। तभी दादी को किसी के पैरों की आवाज़ आती है। ये देख दादी अदृश्य हो जाती है और जया अपना सिलवाने का काम करती है। उसे काम करते देख काव्या, बेटी जया, तुम दिन रात काम कर रही हो क्या? थोड़ा आराम भी कर लिया करो। मेरा जब तक काम पूरा नहीं हो जाता तब तक मुझे चैन की नींद नहीं आती। ठीक है जया। काव्या वहाँ से चली जाती है। तभी दादी फिर से आकर सिलवाने का काम करने लगती है। उसका काम देख जया बहुत खुश होती है। 10 दिनों बाद जया के कमरे में सभी कपड़े सिलवा के हो गए थे। ये देख जया बहुत खुश हो जाती है। काव्या आकर देखती है तो काव्या जया से, मैं मेरी बहू मेहनती और ईमानदार चाहती थी, जो कि तुम हो। धन्यवाद मैडम। चलो, अब 10 दिनों बाद ही शादी का मुहूर्त निकाला जाएगा और तुम्हारी माँ को भी यहाँ बुलाया जाएगा। ऐसा कहकर काव्या वहाँ से चली जाती है। ये देख जया बहुत खुश हो जाती है। दूसरे ही दिन कविता बंगले में आ जाती है। तभी काव्या उसका बहुत अच्छे से स्वागत करती है और उसे आराम करने के लिए कहती है। ये देख जया कविता के कमरे में चली जाती है। तभी जया कविता से, माँ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ कहो ना जया, क्या कहना चाहती हो? माँ, मैंने एक बूढ़ी दादी को मेरे शादी में आमंत्रित किया है और वो मेरी रिश्तेदार है ऐसा बताना है। वो मेरी दादी बनकर आएगी।
ऐसा कुछ नहीं होगा जया। तुम्हारी शादी इतने बड़े परिवार में हो रही है, ये क्या कम है कि तुम फिर से किसी को भी दादी बोल रही हो? माँ, मैंने दादी को वचन दिया है। उन्होंने कपड़े सिलवाने में मेरी बड़ी मदद की है, इसीलिए मैं वचन नहीं तोड़ सकती। तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। ऐसा कहकर कविता सो जाती है। कुछ ही दिनों बाद महल में शाही शादी का आयोजन किया जाता है। शाही शादी में बहुत बड़े बड़े रईस लोग आमंत्रित थे। उनकी शादी देख सभी बहुत खुश थे। तभी दरवाजे पर बूढ़ी दादी आ जाती है। बूढ़ी दादी को देख जया भागते हुए उसके पास जाती है और उन्हें गले लगा लेती है। उनका हाथ पकड़कर उन्हें अंदर ले आती है। तभी जया का पति अर्जुन वहाँ आ जाता है और अर्जुन जया से, जया, ये कौन है? ये मेरी दादी है। मैं कपड़े सिलवाना इन्हीं से सीखी हूँ। अच्छा, आइए दादी, आपका स्वागत है। आइए दादी। जया और अर्जुन दादी को अंदर लेकर जाते हैं और थोड़ी ही देर बाद सभी खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। दादी को जया लेकर खाने की कुर्सी पर बिठाती है। सभी हंसी खुशी खाना खा रहे थे। तभी दादी अर्जुन से, अर्जुन, मेरे हाथ देखो कितने खराब है। हाँ दादी, मगर आपके हाथ इतने खराब कैसे हुए? मशीन पे हर रोज कपड़े सिलवा के मेरे हाथ खराब हो गए। और आपकी आंखें ऐसी लाल क्यों लग रही है दादी? अर्जुन, रेशम कपड़ा देख देख के मेरी दृष्टि कम हो गई है। ये बात सुन अर्जुन मन में बहुत डर जाता है। वो तुरंत ही जया के पास चला जाता है और जया से कहता है, जया, तुम आज से सिलाई का काम नहीं करोगी। तुम्हें जो भी दूसरा काम अच्छा लगे वो तुम कर सकती हो। मैं कुछ समझी नहीं, अब क्या कह रहे हो? तुम जैसी हो मुझे वैसी ही चाहिए। तुम सिलाई का काम नहीं करोगी। तुम्हें अगर पेंटिंग पसंद हो तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे रंग ला कर दूंगा। जया को अपने कानों पर तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। सच में अर्जुन जी, आप मुझे पेंटिंग करने देंगे? हाँ जया। जया अर्जुन के गले लग जाती है और वो जिंदगी भर खुशी खुशी रहते हैं। उनके साथ दादी भी रहा करती थी। उन्हें एक परिवार मिल गया था और अर्जुन का नेकदिल स्वभाव देख सभी बहुत खुश थे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हमेशा हमारा किया हुआ वादा निभाना चाहिए और जिंदगी में कभी भी किसी को फंसाना नहीं चाहिए।